Good afternoon, my dear friends. Today we are going to discuss JEE Mains फर्स्ट शिफ्ट 6 अप्रैल 2023 उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नीट जेई में सक्सेस चाहिए तो आप जेई मेंस के सारे 5 साल के पेपर, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर और नीट के सारे 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए। जेई मेंस के फिजिक्स के पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ अभी यूट्यूब पर, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मैं ऑलमोस्ट बिफोर एग्जामिनेशन पूरे करवा दूंगा और आप भी इसको एटलीस्ट 4 और 5 टाइम्स सॉल्व कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शिफ्ट 6 अप्रैल 2023 जेई मेंस पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं उस पर आप अंडरलाइन करते जाए। कांस्टेंट स्पीड है यानी यूनिफॉर्म मोशन है। व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। पार्टिकल पॉइंट ए से शुरू करेगा और यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है, यहाँ पे 90 डिग्री से वेलोसिटी रोटेट हो जाएगी, यानी पार्टिकल ने क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर लिया है। क्वार्टर सर्कल के लिए जो समय लगेगा उसको हम T/4 कहेंगे, 1/4 ऑफ द पीरियड। ये कैपिटल आर रेडियस है और इसी समय पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और बाय पाइथागोरस इट विल बी r√2, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है, पार्टिकल को ए से बी तक जाने के लिए जो समय लगा T/4 है पीरियड टाइम। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है r√2, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो दिया है। क्या दिया है, π/x√2 और हमें वैल्यू ऑफ x पूछा हुआ है। एक बार प्रॉब्लम फिर से पढ़िए, क्या है प्रॉब्लम में, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर मोशन, बराबर है। तो 90 डिग्री से वेलोसिटी रोटेट टर्न हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो दिया है π/x√2 और हमें x की वैल्यू पूछी है। अब हमें क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, v एवरेज चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पार्टिकल जब a से b तक मूव करा, हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल क्वार्टर सर्कल पूरा कर रहा है, इस स्टेटमेंट से कि पार्टिकल 90 डिग्री से टर्न कर रहा है तो इसका मतलब क्वार्टर सर्कल पूरा हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, r√2 और टाइम क्या है, पीरियड अपॉन 4। सो ये हो गया 4√2r और क्या पीरियड की वैल्यू 2π/ω होती है, पीरियड की वैल्यू। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर हियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, √2r है, बराबर है। पीरियड T/4 है, 2π/ω और ये 4 तो ऑलरेडी ऊपर चला गया। सो इट विल बी 2√2ωr/π, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होता है सर्कुलर मोशन में, r⍵। तो ये हमारा सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब फाइनल क्या करेंगे, ये जो रेशियो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की वैल्यू डालेंगे r⍵, एवरेज की वैल्यू डालेंगे, क्या है एवरेज की वैल्यू, 2√2ωr/π इज इक्वल टू π/x√2। इस साइड को इसको कंसिडर कर लेंगे, देखो r⍵ कैंसल, ये पाई ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2√2 π/x√2। यहाँ पे क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/x, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो आंसर विल बी डी। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन को आप 1-2 बार देखिए अच्छी तरह से, आपको समझ जाएगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्या कहा गया है यहाँ पर,
मैंने क्या कहा अभी पहले क्वेश्चन में, मैंने ऐसे कहा कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट जो लाइंस है या वर्ड्स है उस पर ध्यान दें। नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से कहाँ तक बढ़ा? 3 × 10⁻19 से 12 × 10⁻19 तक बढ़ा। ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर, तो ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। क्या है यहाँ पे फंडा क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे N1 क्या दिया हुआ है? 3 × 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज N2? तो हमें पूछा क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बिफोर एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आफ्टर। बिफोर कितना है? 10⁻19, आफ्टर कितना है? 12 × 10⁻19। मैं फिर से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो F1/F2 इज इक्वल टू N1/N2 आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला आया। सो 3/12, सो आंसर विल बी 0.25। सो B इज द राइट चॉइस। देखो अच्छी तरह से, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बस इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। अब जो भी क्वेश्चंस आते हैं 5% 10% तो टफ क्वेश्चन होंगे ही, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पर मैं आपको बता रहा हूं 90% ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस आर ऑफ द सिंपल फॉर्मेट, just as it is from NCERT, only there is some twist. Those students who have practiced NCERT and PYQ, they don't have any problem. They will not have to face any problem in the examination. अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है PYQ का तो आपको कोई परेशानी नहीं है। 90% क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्मेट के सिंपल आते हैं, जो सीधे फॉर्मूले रखो, वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर निकाल दो। 5% और 10% क्वेश्चन आपको टफ आने वाले हैं, उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेईई मेंस 2023 फर्स्ट शिफ्ट। अब ये ग्रेविटेशन पर का प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम पढ़ो, प्रॉब्लम पढ़िए अच्छी तरह से। क्या है प्रॉब्लम? देखो, द प्लैनेट हैज डबल मास ऑफ द अर्थ। ठीक है। एवरेज डेंसिटी इक्वल्स टू दैट ऑफ द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट वेइंग ऑन द अर्थ will wait on that planet। देखिए क्या क्या दिया है? मास ऑफ प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ द अर्थ दिया है। मास ऑफ प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ अर्थ, ये पहले में दिया हुआ है। जब भी हम पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करेंगे डबल मास। एवरेज डेंसिटी कैसी दी है? इक्वल दी है। और एन ऑब्जेक्ट वेइंग W ऑन अर्थ, उसका वेट ऑन अर्थ W है, तो प्लैनेट पे वेट पूछा है। तो मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया है? 2 × मास ऑफ अर्थ, और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया हुआ है। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले वेट ऑन अर्थ निकालेंगे। वेट ऑन अर्थ W। क्या हमें पता है कि वेट ऑन अर्थ mg होता है, mge, और वो जो mge होता है कैपिटल mgm E/r²। हमें पता होना चाहिए ये जो स्मॉल g होता है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट Gm/r² होता है। अब इस फॉर्मूले में ये जो m है ये मास ऑफ प्लैनेट है, यानी मास ऑफ अर्थ है, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे बॉडी का मास कहीं भी नहीं है जी में। स्मॉल जी के फॉर्मूले में बॉडी का मास नहीं है, मास ऑफ प्लैनेट है। मास ऑफ प्लैनेट यानी मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये प्लैनेट के लिए लेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट होगा। तो ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है, यही हमने यहाँ पे रखा। अर्थ के लिए स्मॉल GE Gme/r²। ये हो गया वेट। किसका वेट? जिसका मास m है, ऐसे ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट इतना होगा।
हमें कहाँ पर वेट पूछा है, वेट ऑन प्लैनेट पूछा है। तो वेट ऑन प्लैनेट हम कैसे लेंगे, वेट ऑन प्लैनेट, मास तो नहीं बदलने वाला, ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए उसका मास सेम रहेगा, वेट बदलेगा, तो फॉर्मूला जीपी आ जाएगा। एम, जीपी कैसे लिखेंगे, जी कैपिटल एम पी अपॉन आर पी स्क्वायर, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। अभी हमें रिलेशन कवर करके ये डब्ल्यू पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू ई। ये जो डब्ल्यू है ये वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस है, तो डब्ल्यू पी जो है वेट ऑन द प्लैनेट, हमें वेट ऑन द अर्थ के फॉर्मेट में निकालना है। क्या आपको प्रॉब्लम समझ रहा है क्या, हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑन अर्थ दिया है डब्ल्यू, और हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें क्वेश्चन क्या है, वेट ऑन प्लैनेट निकालो, पर वेट ऑन प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ वेट ऑन अर्थ निकालना है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो चीजें दी है, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब दूसरा एक पॉइंट लेते हैं, डेंसिटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑन अर्थ। अब डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन इट्स वॉल्यूम, मास ऑन अर्थ अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब एमपी कितना दिया है, ट्वाइस एम ई हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट कितना होगा 4/3 पाई आर पी क्यूब, आर पी क्यूब फॉर प्लैनेट, अर्थ के लिए क्या होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब हो जाएगा। और जो बाकी के क्वांटिटीज है सारे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम ही है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो एम ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंटू आर ई क्यूब इज इक्वल टू आर पी क्यूब, तो इसलिए हमें मिलेगा 2⁻1/3 आर ई इज इक्वल टू आर पी। ये रिलेशन मिला हमें रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में, बराबर है, रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में। हमें क्या पूछा है, वेट ऑन प्लैनेट पूछा है, हमें ये पूछा है डब्ल्यू पी। अब हम डब्ल्यू पी में क्या करेंगे, मास ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डालेंगे। यहाँ पे हमें मिला है, देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ मिल गया हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, ये जो फॉर्मूला इसको उठाएंगे, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन प्लैनेट सॉरी, ये हो गया मास जी एज इट इज। अब एम पी क्या है, एम पी एन ए ट्वाइस एम ई, और आर पी स्क्वायर कितना है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे आर पी स्क्वायर का, तो क्या होगा, देखो आर पी स्क्वायर 2⁻1/3 का स्क्वायर 2⁻2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। अब ये है 2⁻1 बराबर, नीचे 2⁻2/3 है, तो 2/3 ऊपर चला जाएगा, और एम जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये है वेट ऑन अर्थ, देखो वेट ऑन अर्थ W, दैट इज W, और ये क्या हो जाएगा 2⁻1/3। सो वेट ऑन प्लैनेट इज 2⁻1/3 वेट ऑन अर्थ, सो C विल बी द राइट चॉइस। क्या आपको प्रॉब्लम समझा, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, ध्यान दो। आप इसका सॉल्यूशन बार बार देखिए, आपको समझ जाएगा, पर फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो क्या है, हमारा जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मास ऑन अर्थ या मास ऑन प्लैनेट, ऑब्जेक्ट का सेम होता है, दोनों जगह सेम होगा, पर वेट अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। तो ये है यहाँ पे W दिया हुआ, हमें निकालना है mgp, वेट ऑन प्लैनेट हमें निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मास ऑफ प्लैनेट हमें मास ऑफ अर्थ से डबल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन इट्स वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, mp वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट कितना है 4/3 पाई आर पी
क्यूब ME 4/3 पाई RE क्यूब, और ये जो MP है ये ट्वाइस ऑफ ME है, दिया हुआ है। तो आंसर फाइनली यहां से क्या निकलेगा, RP इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻³ RE निकला, बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें आगे करना क्या है, वेट ऑन प्लैनेट निकालना है। तो वेट ऑन प्लैनेट mgp होता है, mgp, और ये जो gp होता है इसका फॉर्मूला होता है g कैपिटल MP अपॉन RP स्क्वायर। MP क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, ये मास रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अर्थ हो या प्लैनेट हो, दोनों जगह सेम मास रहेगा। अब इसको वैसे रखता हूं, MP कितना है, ट्वाइस ME, RP स्क्वायर अगर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2⁻³ इंटू RE स्क्वायर। अब ये 2 और 2⁻³ का कैलकुलेशन 1/3 हो जाएगा, ये mg अपॉन RE स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दैट इज 2⁻³ mge, और ये mge यानी क्या, वेट। सो आंसर क्या आ गया ये देखो। तो आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको समझ जाएगा। आइए हम तीसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट थर्ड प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। एक हॉलो शेल है, एक हॉलो यूनिफॉर्म शेल है, इसकी रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं, और इस यूनिफॉर्म शेल से कहीं एक पॉइंट P मान लेते हैं जो स्मॉल r इतने डिस्टेंस पे है सेंटर से। हमें क्या पूछा है, फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। सेंटर से हम जैसे ही दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी होगा, तो यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज सेम इनसाइड स्फेरिकल शेल, सेम इनसाइड स्फेरिकल शेल एंड ऑन सरफेस, वो सेम होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे, देखो ये ग्राफ हम देखेंगे अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस R, तो ये जो R है सेंटर पे 0 है, धीरे धीरे बढ़ के ये सरफेस हो जाएगा जहाँ पे R इज इक्वल टू R, और ये बाहर का पॉइंट हो जाएगा, तो ये सरफेस है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है इनसाइड स्फेरिकल शेल है, दिस इज इनसाइड स्फेरिकल शेल, ये जो पॉइंट है ये इनसाइड स्फेरिकल हो गया। तो इनसाइड स्फेरिकल और सरफेस पे कैसा है पोटेंशियल, कैसा है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई, इनसाइड स्फेरिकल शेल और सरफेस पे पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, और आउटसाइड कैसा है, एंड फॉर R ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब क्या, आउटसाइड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान में रखें, और इनवर्सली का ग्राफ इस तरह से आता है, आउटसाइड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली का ग्राफ हमेशा इस तरह से आएगा। आंसर कौन सा है, ABCD देखो, ABCD में आंसर कौन सा है, A है। एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज्यादा समय लगना नहीं है। जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे उनके लिए तो ये डायरेक्ट इमेज है, एज इट इज माइंड में छपी हुई है, वो डायरेक्ट कुछ भी ना सोचते हुए डायरेक्ट आंसर टिक मार्क कर देंगे। फिर भी आई विल सजेस्ट दैट कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान में लेंगे, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ा जाए, बाय व्हाट परसेंटेज द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ टीवी टावर बी अफेक्टेड व्हेन द हाइट ऑफ टावर इज इंक्रीज्ड बाय 21%. By what percentage will the transmission range of TV tower be affected
When the height of the tower is increased by 21%। तो देखो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांसमिशन रेंज ऑफ टीवी टावर बी अफेक्टेड व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज्ड बाय। क्या हमें पता है क्या ट्रांसमिशन रेंज का फॉर्मूला? ट्रांसमिशन रेंज का फॉर्मूला जो होता है, ट्रांसमिशन रेंज दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर एच। डू यू नो दिस? ट्रांसमिशन रेंज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर एच बराबर है क्या? बाय व्हाट परसेंटेज? अब क्या कहा है, हाइट ऑफ द टावर इंक्रीज्ड बाय 21%। अब शुरुआत में क्या करते हैं, इसको मैं h1 हाइट ले लेता हूं, ठीक है, शुरुआत में मैं h1 ले लेता हूं। अब सेकंड केस में जो है, सेकंड केस में h2 जो है, h2 कितने परसेंट से बड़ा है? 21%। 21% ऑफ h1, पहले h1 था हाइट, अब 21। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बाय व्हाट परसेंट ट्रांसमिशन रेंज ऑफ टीवी टावर बी अफेक्टेड व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज्ड बाय 21%। क्या फॉर्मूला है ट्रांसमिशन रेंज का? ट्रांसमिशन रेंज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर एच, ये फॉर्मूला है। तो पहले केस में मैं क्या करता हूँ, हाइट h1 मान लेता हूँ और इसको ट्वाइस आर h1 कर देता हूँ, इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में क्या है, हमें रेंज निकालना है। तो सेकंड केस में रेंज क्यों बदल रही है? क्योंकि क्या बदला है, हाइट बदला है। हमें h1 और h2 का रिलेशन दिया है, कितना दिया है? h2 जो है h1 से कितना ज्यादा हो गया? 21% ज्यादा हो गया, दिया है देखो। सो h1 प्लस 21 अपॉन 100 h1, सो इट विल बी 121 अपॉन 100 h1। सो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h2 इज इक्वल टू 1.21 h1 हो जाएगा। यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1.21 h1 बराबर है। अब 1.21 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1.1। 11 का स्क्वायर 121 है, तो उसका स्क्वायर रूट 11। उसी तरह से 1.21 का स्क्वायर रूट 1.1 अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर h1। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू 1.1 R1 हो जाएगा, बराबर है। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? परसेंटेज इंक्रीज इन आर। रेंज में परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? R1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, इस तरह से निकालेंगे। देखिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। सो फाइनल विल बी 0.1 इंटू 100, सो इट विल बी 10%। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये मेजरमेंट से क्वेश्चन है, देख लीजिए। जेई मेंस में 2023 के मेजरमेंट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, 2 रेजिस्टेंसेस दिए हुए, 2 रेजिस्टेंसेस आर गिवन। रेजिस्टेंस में एरर भी दी हुई है और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। परसेंटेज एरर पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो R1 दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 ओहम, R2 कितना है? 15 प्लस माइनस 0.5 ओहम। अब पैरेलल में हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट RP 1/10 प्लस 1/15। सो RP क्या हो जाएगा? 6 ओम आ जाएगा कैलकुलेशन से।
तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मिल गया। क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? Rp इज इक्वल टू 6 ओम। पर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हमें Rp की परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज एरर इन Rp वो निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। इसकी परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले डेल्टा Rp या फिर डेल्टा Rp अपॉन Rp स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया है? डेरिवेटिव लेकर आया है। अगर 1 अपॉन एक्स की डेरिवेटिव लेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन आर की डेरिवेटिव 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। और एरर के लिए हम वो dr लेंगे, dr जो भी रहेगा dx, तो डेल्टा आर अपॉन आर पी स्क्वायर माइनस निकल जाएगा सब। तो इस तरह से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा परसेंटेज एरर। पहले तो देख लो अच्छी तरह से ये क्या किया है मैंने। दो रेजिस्टेंसेस दिए, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आरपी में जो एरर आएगा हम डायरेक्टली 0.5 ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आरपी में एरर निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन आरपी। क्या है देखो, ध्यान दो अच्छी तरह से, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या है देखो, डेल्टा आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा R1 इंटू RP अपॉन R1 ब्रैकेट स्क्वायर, और डेल्टा R2 मैंने RP को इधर शिफ्ट कर लिया, RP अपॉन R2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। अब डेल्टा R1 कितना है? R1 में एरर 0.5, RP हमने निकाला 6, ये 10 है। डेल्टा R2 कितना है? 0.5, RP कितना है? 15, R2 कितना है? सॉरी, RP तो हमने 6 निकाला है, RP 15 है। ये 0.6 का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा। ये क्या होगा? 0.6 अपॉन 15, 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। ये बराबर है, ये 0.5 है, मैं 1/2 ले लेता हूँ। तो क्या हो? 0.18 प्लस 0.08 दैट इज 0.26। ये हो गया डेल्टा आरपी, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें परसेंटेज एरर पूछा है, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इंटू 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर है, डायरेक्ट एरर, बराबर है। और परसेंटेज एरर के लिए 0.26 अपॉन आरपी कितना है? 6 है, बराबर है क्या? आरपी 6 है। तो ये क्या हो जाएगा? 26 अपॉन 6 दैट इज 4.33 ओम। देखो अच्छी तरह से, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसान हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार इसकी गाइडलाइन आपको समझा देता हूं। क्या करना है, हमारे पास R1 दिया है, R2 दिया है, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ये निकल गया, ठीक है। अब एक बार हमें RP मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे एरर निकालेंगे, डेल्टा RP अपॉन RP स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा इसी तरह से करेंगे। RP को इधर शिफ्ट करके पहले डेल्टा RP निकाल लेंगे। ये हो गया एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा RP अपॉन RP इंटू 100 करेंगे। डेल्टा RP हमने अभी निकाला, RP हमने यहाँ पे निकाल लिया है इक्विवेलेंट, यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन,
क्या आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा फॉर्मूला होता है। हमने इलेक्ट्रॉन फोटोन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है लैम्बडा इज इक्वल टू या डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। अब यहाँ पे प्रोटॉन जो है उसका यहाँ पे देखो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के दी हुई है, ठीक है। सो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के, इसका मतलब इसका अंडर रूट ऑफ एम पी इंटू के, इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा के लिए ये हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ट्वाइस के, इसका मतलब ये अंडर रूट ऑफ 4 MP इंटू के, 8 MP इंटू के हो जाएगा, 8 MP। MP क्यों लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एम इंटू 4K ले लेंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि सबसे जो हेवी पार्टिकल है वो कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है, उसके बाद प्रोटॉन है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसकी वेवलेंथ कम रहेगी, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा हेवी है। उससे कम हेवी कौन है, प्रोटॉन, और सबसे कम हेवी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। बात समझ में आई, ये सबसे ज़्यादा मास वाला, इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी, फिर इसकी, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की रहेगी। क्लियर हो गया, चलो कोई तकलीफ, आगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, ध्यान देना है, पढ़ो इसको अच्छी तरह से पढ़ो इसको। क्या है क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. assertion A क्या है, when body is projected at an angle 45 degree the range is maximum, ठीक है। और for maximum range assertion का बाद रीजन दिया है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, बराबर है। अब मैक्सिमम कब होगा, ये जो r है ये मैक्सिमम कब होगा, r मैक्स तभी होगा जब साइन 2 थीटा मैक्स हो जाएगा। r मैक्स तभी होगा जब साइन 2 थीटा मैक्स होगा। साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी है, 1। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो r मैक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g आएगी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 ले लिया। समझ रहे हैं क्या बात। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो r मैक्स होने के लिए कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 होना चाहिए। साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 का मतलब 2 थीटा 90 होना चाहिए, साइन 91 होता है, 2 थीटा 90 का मतलब थीटा 45 हो रहा है। तो देखो असर्शन भी ट्रू है कि व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, करेक्ट है। फॉर मैक्सिमम रेंज वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1, ये भी करेक्ट है, और दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन असर्शन। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर, ध्यान देना है, ये भी एक सिंपल और अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, ए मास इज अटैच टू 2 स्प्रिंग्स, ठीक है। एक मास है जो 2 स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। ये 2 स्प्रिंग हमारे पास है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है K1 K2, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है K1 एंड K2। अब इस तरह की जो फिगर है ध्यान में रखना है कि ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर ये स्प्रिंग डायरेक्टली इस तरह से होते तो हम बोलते कि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज है। पर जब इन दोनों स्प्रिंग के बीच में हम कोई मास रख देते हैं तो ये हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसमें क्या होता है,
कि K1 का और K2 का इक्विवेलेंट डायरेक्ट उन दोनों की एडिशन करनी होती है। ये हो गया तुम्हारा K इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स है। और हमारे पास पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के इक्विवेलेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। K1 प्लस K2, एम इक्विवेलेंट की वैल्यू, के इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दे, सीधा सीधा आंसर है डी ऑप्शन, फुकट के मार्क। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, अगर आप, मैंने आपको बार बार कहा है, फॉर्मूला अगर आपके अच्छे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है किसी भी एमसीक्यू सॉल्व करने में। A source supplies heat to a system at the rate of, heat supplied at the rate of 1000 watt, खत्म। दूसरा, जो हीट सप्लाई की है उसका वर्क कितना हो रहा है, dW/dt, वर्क कितना हो रहा है 200 वैट। हीट सप्लाइड पता है, वर्क पता है, तो रेट एट विच du/dt क्या होगा, हीट सप्लाइड माइनस वर्क, जितना हमने हीट सप्लाई किया उसमें से वर्क को निकाल दो तो इंटरनल एनर्जी का रेट आ जाएगा 1000 माइनस 200, दैट इज 800 वैट, बराबर है। हीट सप्लाई में से वर्क निकाल दो तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है।